हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। तो अभी दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल संपादकीय से शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है, इसमें घुसपैठ के कहर से बचाया जाए लोकतंत्र। विकास सारस्वत ने लिखा है। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। देखो, भारत की पूर्वी सीमा यानी पूर्वी सीमा से मतलब बात करें अपन तो ये जो वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड उधर वाला जो भाग है उसको पूर्वी सीमा कहते हैं। तो भारत की जो पूर्वी सीमा है उससे घुसपैठ एक हमेशा से बड़ी समस्या रही है और इसके कारण लंबे समय तक चलने वाली खूनी संघर्ष भी हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे गंभीर मुद्दा क्षुद्र राजनीति का मैदान बनता रहा है। नागरिक संशोधन कानून यानी CAA होता है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC की विरोध के दौरान विपक्ष और कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत सरकार के उन प्रयासों का विरोध किया था जिसमें घुसपैठियों को वास्तविक शरणार्थियों से अलग किया जा पाता। और फिर बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जो FIR है ना, उसका आक्रामक विरोध हो रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार बिहार के कई जिलों में लोगों की संख्या से अधिक तो आधार कार्ड बने हुए हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों में तो यह दर काफ़ी अधिक है। हालांकि हिंदू बहुल जो जिले हैं इनमें भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि जनगणना के आंकड़े 14 वर्ष पुराने हैं, इसलिए कुछ स्थानों पर आधार की 100% से ऊपर संतृप्त दर संभव है। चिंताजनक बात वहां है कि जहां यह अंतर 15 से 20% से ऊपर है। ऐसे अधिकांश जिले मुस्लिम बहुल सीमांचल में हैं। ऐसे में सवाल यह उठना चाहिए कि क्या इसी प्रकार के रुझान दिखाने वाले अन्य राज्य भी घुसपैठ के शिकार तो नहीं है। गत वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि मुंबई में चुनावों को प्रभावित करने के लिए कुछ NGO बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की वोट बनवाते हैं। इस वर्ष जनवरी में दिल्ली पुलिस ने कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था जिनके पास असली आधार और वोटर कार्ड भी मिले थे। अब बिहार की मतदाता पुनरीक्षण कवायद में लाखों लोगों का नदारद पाया जाना चुनाव आयोग की कार्रवाई की औचित्य को सही ठहराता है। वैसे तो घुसपैठी कई समस्याओं को जन्म देती हैं, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देश की संप्रभुता को सीधी सीधी चुनौती है। रक्त रंजिम असम आंदोलन की शुरुआत भी ऐसे ही एक मुद्दे से हुई थी। वर्ष 1979 में असम के मंगलदोई लोकसभा उपचुनाव से पहले 26,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में पाए गए थे। तो 1975 के से जो चुनाव आयोग लगातार विदेशियों के नाम सूची से हटाने के आदेश दे रहा था, परंतु केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में आदेशों की अनदेखी होती रही थी। तो 1978 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SL सकधर ने तो यहाँ तक कहा कि एक राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मतदाता सूची में विदेशियों के नाम जुड़वाए हैं। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। उस वक्त असम में हुए चुनावों के नतीजे इन आरोपों की पुष्टि भी करते हैं। 1977 के लोकसभा चुनावों में जब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया, तब इन्हीं संदिग्ध मतदाताओं के सहारे पार्टी असम की 14 में से 10 सीटें जीत गई थी। बाद में जनता पार्टी शासन में हुए 1978 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 126 में से केवल 9 सीटों पर सफलता मिली थी। इन 9 सफल उम्मीदवारों में से केवल एक अनवर तैमूर थे, जिनकी दलगांव सीट पर जीत का अंतर 9 या 200 वोट का था। दलगांव सीट भी मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।
कुछ माह के भीतर इस विधानसभा सीट पर 14,400 घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, परंतु अनवरा विधायक बनी रही। 1980 में राजनीतिक उठापटक के चलते राज्य की जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आई और कांग्रेस ने अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। जिस मंगलदोई क्षेत्र में हुई धांधली के विरोध में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने अपना आंदोलन छेड़ा, वहीं से निर्वाचित एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाना जो स्वयं घुसपैठियों की बलबूते जीती हों, जले पर नमक छिड़कने के समान था। मुख्यमंत्री बनने के बाद अनवरा का पहला निर्णय मतदाता सूचियों में विदेशियों की पहचान रोकने का रहा है। केंद्र की दबाव में आयोग बदले आदेश में कहा कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को वोट डालने से न रोका जाए, मतदाता सत्यापन की कार्रवाई चुनाव बाद ही की जाए। इस प्रयास का लाभ कांग्रेस को मिला और आगामी 1983 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 91 सीटें मिली थीं। असम के अलावा घुसपैठियों अन्य राज्यों के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। लगभग 25 साल पुराने एक अध्ययन में सेंटर फॉर द स्टेट ऑफ एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज ने पाया कि बंगाल की जो 292 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर घुसपैठियां निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, जबकि 100 अन्य सीटों पर वह नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। जाहिर है कि 2 दशक बाद आज स्थिति और खराब हुई होगी। ये 93 में जनसांख्यिकीविद बलजीत राय ने अविभाजित बिहार में अप्रवासियों की संख्या बंगाल और असम से लगभग आधी बताई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार और झारखंड के चुनावी परिदृश्य पर भी अप्रवासियों का कितना प्रभाव पड़ा होगा। असम के चुनावी परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर तो 2008 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी विधानसभा और संसद के प्रतिनिधियों के चुनाव में और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बंगाल के मालदा से लवली खातून नाम की एक तृणमूल कांग्रेस नेत्री को फरवरी में ग्राम प्रधान के पद से इसलिए हटना पड़ा क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक थी। तृणमूल की बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति तो जग जाहिर है। पार्टी नेता खोकन दास यह कहते सुने गए कि केवल उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं जो तृणमूल को वोट देंगे। निस्संदेह देश के प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, परंतु यदि विदेशी घुसपैठियां वोट डाल रहे हैं तो यह लोकतंत्र पर दब्बा है। विपक्ष की रूप से साफ है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर आम सहमति नहीं बनने देगा। इसलिए केंद्र और चुनाव आयोग को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तमाम विरोधों के बावजूद अपना दायित्व पूरा करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्ट नौकरशाही अवैध आव्रजन पर कार्रवाई को असम एनआरसी की तरह विफल न करने दें। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का है, तार्किक ढंग से निर्णय ले भारत। ये संपादकीय है। देखो, अमेरिका के द्वारा भारतीय आयात पर 25% के जवाबी शुल्क के बाद 25% का ही अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से देश मुश्किल हालात में पहुंच गया है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने गत सप्ताह कहा कि अतिरिक्त शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए लगाया गया है, क्योंकि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रेखांकित किया कि व्यापक विचार यह है कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए मददगार हो रहा है। अगर ऐसा है तो अमेरिका को पहले चीन को निशाना बनाना चाहिए था। वह न केवल भारत की तुलना में अधिक तेल और गैस रूस से खरीद रहा है, बल्कि कई अन्य तरीकों से उसकी मदद भी कर रहा है, परंतु अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। शायद यह डर रहा है कि चीन की ओर से इसका तगड़ा प्रतिरोध होगा।
ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह मिलकर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने वाले हैं और भारत ने इसका स्वागत किया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वहां किसी तरह का हल निकलने पर जुर्माने की धमकी खत्म होगी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गत सप्ताह पुतिन से विस्तार से बातचीत की थी। मौजूदा परिदृश्य अनिश्चित नजर आ रहा है और भारत को दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार को यूं हाथ से नहीं जाने दे सकते। वर्ष 2024 से 25 में भारत ने 86.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं अमेरिका को निर्यात की और हमारा व्यापार अधिशेष 51 अरब डॉलर रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और औषधि उत्पादों को फिलहाल शुल्क से छूट प्रदान की गई है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स और औषधि उत्पादों को। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब इन पर भी शुल्क दर पोष दी जाएगी। भारत अमेरिका को कई कम मार्जिन वाली चीज़ों का निर्यात करता है। भारत अमेरिका को कई कम मार्जिन वाली चीज़ों का निर्यात करता है। ऐसे में ये क्षेत्र पूरी तरह कारोबार से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि हमने इस समाचार पत्र में गत सप्ताह प्रकाशित भी किया था कि उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग के कई वैश्विक ब्रांडों ने अपनी भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से कहा कि वे तब तक अपने ऑर्डर रोक रखें जब तक कि शुल्क को लेकर स्पष्टता नहीं आ जाती। भारत ने 2024 में अमेरिका को 10.8 अरब डॉलर मूल्य के कपड़े एवं वस्त्र निर्यात किए थे और अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार नष्ट होने की आशंका है। यह सही है कि ट्रंप ने इस विषय में किसी भी बातचीत से इनकार किया है कि लेकिन भारत को निरंतर बातचीत के प्रयास जारी रखने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को यह तय करने का अधिकार है कि वो किस देश के साथ किस तरह का रिश्ता रखेगा, लेकिन इसके साथ उसे असाधारण हालत से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। यह ध्यान देने लायक है कि भारत का रूस के साथ बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। इसके रिश्ते को दरकिनार नहीं किया सकता है। बहरहाल मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारत अपने तेल आयात को टुकड़ों में रूस से बंद कर सकता है। हाल ही में ऐसा देखा भी गया है कि भारत ने रूसी तेल का आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वह रियायती दरों पर उपलब्ध था, परंतु यह रियायत भी काफ़ी कम हुई है। इसलिए समाचार पत्र द्वारा किया गया विश्लेषण बताता है कि भारत ने जनवरी 2022 से जून 25 के बीच केवल 15 अरब डॉलर की राशि बचाई है। नोमुरा के एक शोध में गत सप्ताह इस बात को रेखांकित किया गया कि चालू वर्ष में प्रति बैरल केवल 2.2 डॉलर की छूट मिल रही है। अगर भारत अपने आयात को बदलता है तो इसकी सालाना अतिरिक्त लागत करीब 1.5 अरब डॉलर होगी। बहरहाल यह बदलाव वैश्विक तेल कीमतों को बढ़ा सकता है। हालांकि उपलब्ध क्षमता और मांग के कारण यह इजाफा बहुत सीमित रहेगा क्योंकि भारत का चालू खाते का घाटा बहुत अधिक नहीं है, इसलिए इस दबाव का प्रबंधन किया जा सकता है। वास्तव में अमेरिकी बाजारों के लगभग बंद हो जाने का चालू खाते के घाटे पर अधिक असर हो सकता है। यह वृद्धि और रोजगार पर असर डाल सकता है। ऐसे में भारत के लिए बेहतर यही होगा कि अमेरिका के पूरी तरह विरुद्ध हो जाने के बजाय तार्किक ढंग से निर्णय ले। अगला एडिटोरियल है अमेरिका की दबंगई और भारत के समक्ष अवसर। TN नाइनन लिखते हैं। ये लेखक बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक हैं और चेयरमैन रह चुके हैं इसके। 8 जुलाई 1853 को कोमोडोर मैथ्यू पेरी 2 भाप इंजन वाले जहाज़ों और 2 पाल वाली छोटी नावों के साथ टोक्यो की खाड़ी में पहुंचे थे। कब की बात है? 8 जुलाई 1853 की। जब उन्हें विदेशी पोतों की इजाज़त वाली नागासाकी बंदरगाह जाने का आदेश दिया गया था, उन्होंने इसे नकार कर दिया था।
इस तरह उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को अपने पोतों पर नहीं आने दिया और जोर दिया कि वह जापानी सम्राट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं। पेरी के इस तरह दबाव बनाने के बाद जापान को अपना व्यापार खोलना पड़ा और अमेरिकी पोतों को जापानी बंदरगाहों पर ईंधन भरने की इजाज़त देनी पड़ी और दूसरी रियायतें भी देनी पड़ी थी। इससे भी अहम, इसने जापान को पश्चिमी तकनीक की श्रेष्ठता का पता चला जापान को भी, क्योंकि उस समय तक उसके पास केवल लकड़ी से बने जहाज थे। क्या करना है इसे लेकर भ्रम और असहमति थी। ऐसे भी लोग थे जो बदलाव के विरुद्ध थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सभी विदेशियों को निकाल बाहर किया जाए। आखिरकार बदलाव लाने वाली शक्तियों की जीत हुई और एक दशक से कुछ अधिक समय बाद नए और युवा सम्राट मेइजी के अधीन देश ने आमूलचूल सुधारों की घोषणा भी की। सामंती व्यवस्था, भूस्वामित्व, शिक्षा व्यवस्था और सेना सहित तमाम क्षेत्रों में बदलाव किए थे उन्होंने। शोगुन शासन का अंत हुआ और 1867 में मेइजी पुनरुद्धार आरंभ होता है। एक पीढ़ी के भीतर जापान एक औद्योगिक शक्ति बन गया और उसने जंग में अपने ताकतवर चीनी सेना को पराजित कर दिया था। एक दशक बाद उसने साम्राज्यवादी रूस को भी हराया था। उन दोनों देशों की शासन व्यवस्था सैन्य पराजय के बाद ढह गई थी। कमोडोर पेरी ने जो बदलाव जापान पर थोपा, उसने उसे दुनिया के अग्रिम देशों की जमात में लाकर के खड़ा कर दिया। हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें भारत के लिए भी सबक है, क्योंकि अमेरिकी दादागिरी उसके सामने भी ऐसा अवसर ला सकती है जैसा पेरी के साथ अमेरिकी दबंगई ने जापान को दिया था। यह ट्रंप के कदमों का बचाव करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वे तो बचाव योग्य है ही नहीं। भारत का उनके द्वारा लगाए गए शुल्क को अनुचित, अविवेकपूर्ण और पाखंडी बताना सही है, परंतु हमें तर्क में जीत हासिल करना नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध में जीत हासिल करना है। हमारी कमजोरियां उजागर हो चुकी हैं, क्योंकि हम ट्रंप के सामने उस तरह नहीं खड़े हो सके जैसे चीन खड़ा हुआ है। ट्रंप की कई बातों में सच्चाई भी है। सस्ता रूसी तेल इस्तेमाल करके रिफाइनरियों ने अतिरिक्त मुनाफा कमाया, जबकि जो खुदरा उपभोक्ताओं को कोई लाभ ही नहीं हुआ। हमारे शुल्क भी गलत दिशा में रहे, जिनके चलते हमें टैरिफ किंग नाम दिया गया। हकीकत यही है कि हम व्यापार के मामले में लंबे समय से पराये बने रहे हैं। व्यापार के मामले में हमने एशिया के क्षेत्रीय व्यापार समझौता का हिस्सा बनने में रुचि नहीं ली। 3 दशक से अधिक समय से 6% से अधिक की वृद्धि दर के बावजूद और प्रति व्यक्ति आय को 4 गुना तक सुधार लाने के बावजूद हमारे 90% रोजगार अभी भी असंगठित क्षेत्र में है। इससे उत्पादकता वृद्धि और तकनीकी प्रगति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मौजूदा दौर को बहुध्रुवी बताना भले ही हमारे लिए कूटनीतिक दृष्टि से उपयोगी हो, और हमारी विदेश मंत्री ने पश्चिम के दोहरे मापदंडों को रेखांकित किया हो, लेकिन यह तथ्य यही है कि दुनिया में अभी भी 2 ही प्रमुख ध्रुव हैं। उनमें से एक हमारा शत्रु नहीं है तो भी हमारे विरुद्ध है। उसने हम पर सैन्य दबाव डाला है और अहम आपूर्तियों के मामले में भी हमें तंग भी किया है। भविष्य में वह ऐसे और कदम उठा सकता है। अगर हम अमेरिका के साथ भी शत्रुतापूर्ण रुख अपना लेते हैं तो खुद को एक कोने में धकेल बैठेंगे। हमें अमेरिका से निपटने का तरीका निकालना होगा, वैसे ही जैसे हमें चीन की विनिर्माण शक्तियों को तोड़ निकालना है। दोनों से बेरुखी हमारे हित में नहीं है। अमेरिका के साथ हमारा बहुत कुछ दांव पर है। वह हमारी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, हमारे सेवा निर्यात का प्राथमिक बाजार है, विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे इंजीनियरों की तकनीकी क्षमता ने दर्जनों बड़ी अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहित किया है कि भारत में क्षमता केंद्र स्थापित करें, डॉलर कमाएं और बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करें।
इसके अलावा हम रणनीतिक रिश्ते भी कायम कर रहे हैं। जनता के बीच जबरदस्त आपसी रिश्ता भी है, क्योंकि करीब 50 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं और हम H1 वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालय विदेश में पढ़ने की चाह रखने वाले भारतीयों की पहली पसंद है। ट्रंप इनमें से कुछ नीतियों को पलटना चाहते हैं। अमेरिका में भी वर्क वीजा और आउटसोर्सिंग के खिलाफ जनमत तैयार हुआ है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी साझेदारी एवं मित्रों को शत्रु भी बनाया है। मिसाल के तौर पर रूसी तेल के लिए भारत पर हमलावर हुए, लेकिन चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे अविश्वास का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद वह बात सही है जो मनमोहन सिंह ने एक बार निजी बातचीत में कही थी, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप अमेरिका को अमेरिका के मित्र के रूप में नजर आते हैं तो दुनिया आपके पक्ष में होती है। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अमेरिका की जगह ले सके। रूस उपयोगी मित्र और रक्षा साझेदार है, लेकिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के विकल्प बनने जैसी बातें पूरी तरह भ्रम हैं। मोदी सरकार ने आर्थिक स्थिरता कायम करने, आर्थिक अधोसंरचना तैयार करने, बुनियादी वस्तुओं और सेवाएं मसलन पानी, गैस, शौचालय, आवास आदि की अवस्था सुधारने, विशिष्ट डिजिटल ढांचा तैयार करने में अच्छा काम किया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनका काम उपयोगी नहीं रहा है। सन 1991 में सुधार अधूरे थे और तथाकथित दूसरी पीढ़ी के सुधार अपर्याप्त साबित हुए। उदाहरण के लिए हमें यह सवाल करना होगा कि आखिर क्यों चीन उर्वरकों के बड़े आयातक से निर्यातक बन गया, जबकि हम अभी भी आयातक ही हैं, चीन से उर्वरक खरीद रहे हैं। क्या इसमें हमारी भ्रमित मूल्य और सब्सिडी नीतियों की भूमिका है? इसी तरह आखिर क्यों हमारी कृषि को 40% शुल्क दर का कवच चाहिए? क्या हमारी कम उत्पादकता के चलते, जिसे अब तक ठीक नहीं किया जा सका है? ऐसी नाकामियों के चलते ही हम व्यापार के मोर्चे पर रक्षात्मक हैं। हमारी शुल्क दरें कम होने की बजाय बढ़ी हैं। 5 साल पहले घोषित नई शिक्षा नीति के साथ समुचित प्रगति नहीं हुई है। विनिर्माण का केंद्र बनने की हमारी कोशिशें मोबाइल फोन असेंबली से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। हमारे रोजगार की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिक से अधिक लोग कृषि और स्वरोजगार की शरण में हैं। हमारे रक्षा क्षेत्र में समुचित फंडिंग नहीं है। कारोबारी मोर्चे पर चुनिंदा घरानों के पास बहुत अधिक शक्ति केंद्रित है। ये जापान और कोरिया के उलट है। जहां कंपनियां विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं, वहीं भारतीय कंपनियां देश के बाहर अपनी छाप नहीं छोड़ सकी हैं। हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब शून्य पहुंच गया है। इसमें भी एक संदेश छिपा है। अगर ट्रंप हमारे साथ दादागिरी कर पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम ऐसा होने दे रहे हैं। अगर अमेरिका हमें चीन के मुकाबले पहले से कमतर आंकता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम वृद्धि दर के अलावा अन्य मामलों में काफी कमजोर प्रदर्शन करते रहे हैं। ट्रंप हम पर तो कीमत थोप रहे हैं, उससे बचना भी मुश्किल है, परंतु हमें भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी भरे चयन करने होंगे। हमें में यह क्षमता है कि इस झटके को सहकर यहाँ से नए सिरे से आगे बढ़ सकें। हमें एक दबंग देश से निपटने के क्रम में इस काम पर ध्यान देना चाहिए। 19वीं सदी के मध्य के जापान से तुलना अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह हमारे सामने वैसे ही अवसर हो सकता है जैसे पेरी के समय जापान के सामने आया था।
जनसत्ता का ये हैगा ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें। सुशील कुमार सिंह का है, इन्होंने लिखा है ये। भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें तो लोक सशक्तिकरण इसकी पूर्णता है, और लोक विकेंद्रीकरण की नज़र से देखें तो यह एक ग्रामीण स्वशासन की परिपाटी की पूर्ति है। देखो, भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें तो लोक सशक्तिकरण की पूर्णता है, और लोक विकेंद्रीकरण की नज़र से देखें तो ग्रामीण स्वशासन की परिपाटी की पूर्ति है, जो ग्रामीण विकास के लिए कहीं अधिक जरूरी है। इतना ही नहीं, यह गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को भी बल देता है। सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक है। जब पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्वराज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 6.65 लाख गांव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें हैं, और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं जो देश के ग्रामीण परिदृश्य का आधार हैं। पंचायतें ग्रामीण विकास को गति दे रही हैं और आम आदमी की भी ताकत बन रही हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने और केंद्रित कार्यक्रमों और निवेशों के जरिए समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें भी की गई हैं। मसलन वर्ष 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन, ब्रॉडबैंड सुविधा, जिसका लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इंटरनेट पहुंच उपलब्ध हो और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले एक प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में विकसित करना भी ये लक्ष्य है। ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, युवा, किसानों, हाशिए पर पड़े समुदायों और भूमिहीन परिवारों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन, फिर 1957 में उसी की रिपोर्ट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्या दूर करने का एक माध्यम माना जाता है, आज वही समस्याओं से जकड़ी हुई है। जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को कंधा दिया हो, वही कई जंगलों से मुक्त नहीं है। चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी, या फिर अशिक्षा या रूढ़िवादिता तथा पुरुषों का वर्चस्व के साथ जाति और ऊंच नीचे के पूर्वाग्रह ही क्यों न हो, यह समस्या पिछले 3 दशकों में घटी तो है, और इसी पंचायत ने यह सिद्ध भी किया है कि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। पंचायत की व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति होती है जो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत स्वशासन का भाव भरता है और ग्रामीण बदलाव की गाड़ी रेखा खींचता है। वर्ष 1997 का नागरिक घोषणा पत्र सुशासन का ही शिखर था। 2005 में सूचना का अधिकार इसका हेलो
हेलो। 1900 जो 1997 में जो नागरिक घोषणा पत्र सुशासन का ही शिखर था, और 2005 में सूचना का अधिकार है इसी का अगला अध्याय। इतना ही नहीं, बस 2006 में जो ई गवर्नेंस योजना भी सुशासन की ही एक रूपरेखा को विस्तृत करती नहीं करती हैं, बल्कि इनसे पंचायत की ताकत मिलती है। वर्ष 1992 में सुशासन की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आई थी। वर्ष 91 में उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी गई थी। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा जो चल रही थी, यह पंचायत रूपी संस्था नए आभा मंडल से युक्त हो गई थी। हेलो। जो 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही है, यह पंचायत रूपी संस्था नए आभा मंडल से युक्त हो गई। 1992 में इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। सुशासन के संस्थान के रूप में इसकी व्याख्याएं दो तरीके से की जा सकती हैं। पहला, संविधान में इसे सुशासन के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका सीधा मतलब स्वायत्तता और क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा, यह प्रशासनिक संघीकरण को मजबूत करता है। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्राम स्वराज को पूरा किया, मगर क्या यह बात भी पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि स्वतंत्र भारत की अति महत्वाकांक्षी संस्था स्थानीय स्वशासन से परिपूर्ण है? पंचायतों में 1/3 महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था, जो मौजूदा समय में 50% तक है। देखा जाए तो 3 दशक से अधिक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति रूढ़िवादी सोच में अच्छा खासा बदलाव भी हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वो भय, संकोच और घबराहट को दूर करने में भी कामयाब रही हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिणाम ही है कि पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी भी सामने आ रही है, मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल और जातिवाद और ऊंच नीच आदि दुर्गुणों से पंचायतें भी मुक्त नहीं हैं। समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन सुशासन की एक कड़ी है। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां शोषण न हो, सुशासन का प्रभाव हो, जिससे पंचायत में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है। पंचायत और सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जिनको पंचायत के नियम पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। ऑनलाइन क्रियाकलाप डिजिटलीकरण ने भी पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए कमोबेश चुनौती पैदा की है। हालांकि देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में काफ़ी हद तक डिजिटल संपर्क बाकी है। साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति कमज़ोर होना भी इसमें एक बाधा है। डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल लेन देन में तेजी आई है, कागज़ों के आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है, फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में दावों के निपटारों के लिए रिमोट सेंसिंग, एआई और मॉडलिंग टूल्स का प्रयोग होने लगा है। वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बने। सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण
रूपांतरण ही ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या है कि ग्राम स्तरीय उद्यमी बने, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही ई गवर्नेंस कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ में 31 सेवाएं शामिल भी की गई थी। इस प्रकार की अवधारणा सुशासन की परिपाटी को भी सुसज्जित करती है। पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों की ताकत है, खास प्रकार की राजनीति से दूर भी है ये। पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों की ताकत है और खास प्रकार की राजनीति से दूर है। यह ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं द्वारा स्वयं पर शासन किया जाता है। बीते 3 दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सब में एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय हुई हैं। राज्य सरकारों का ऐसी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। गांवों में विकास को रफ्तार देने में इनकी भूमिका भी बड़ी है। राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल है, पारदर्शिता और निष्पक्षता की दरकार। नृपेंद्र अभिषेक निरफ इसको एडिटोरियल लिखते हैं। तो लोकतंत्र का आधार चुनाव कराना ही नहीं, बल्कि चुनाव ऐसे कराना है कि इसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा बना रहे। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों ने देश की चुनावी प्रक्रिया पर बहस को नए मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। यह केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करने वाला गंभीर मसला है, जिसे न केवल राजनीतिक बल्कि संवैधानिक और संस्थागत दृष्टि से भी परखना आवश्यक है। राहुल ने अपने आरोपों में दावा किया है कि 2024 के आम चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़े गए और असली मतदाता के नाम गलत तरीके से काटे गए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिली है। विपक्ष का आरोप है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ देने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे मतदाता सूची में हेरफेर कर परिणामों को प्रभावित किया जा सके। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करने की बजाय हलफनामा देने को कहा। कर्नाटक समेत 3 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित मतदाताओं के नाम ने जिन पर आरोप हैं उनके नाम फर्जी तरीके से जोड़े या काटे गए हैं। आयोग का कहना है कि इन दावों की सटीक जांच के लिए तथ्यों और ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। महज आरोप पर्याप्त नहीं। आयोग का यह रुख जहां नियम सम्मत प्रतीत होता है, वहीं विपक्ष के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनकी जांच में तत्परता और पारदर्शिता की मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
विवाद केवल आंकड़ों और आरोपों का खेल नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से भी जुड़ा है। यदि वाकई एक मतदाता के नाम पर कई वोट दर्ज हैं, तो ये सीधे सीधे मतदान की प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन है। मतदाता सूची का यह मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना चुनाव की निष्पक्षता की पहली शर्त है। राहुल और विपक्षी दलों के आरोप फर्जी नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी दूर करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक उपायों को पूरी तरह लागू नहीं कर रहा है। उदाहरणतः आयोग द्वारा घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई, परंतु इसमें भी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के आरोप लगते रहे। कई बार फील्ड अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की आशंका जताई जाती है, जिससे गलत नाम सूची में बने रहते हैं और सही नाम काट दिए जाते हैं। चुनावी पारदर्शिता पर चर्चा करते समय तकनीकी पहलुओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी दलों का आरोप है कि आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, जैसे कि मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती सीमित प्रतिशत में करना, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखना, मतदान केंद्रों से ईवीएम की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव। ये सभी ऐसे बिंदु हैं जो जनता के मन में शंका पैदा करते हैं, चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर भी असर डालते हैं। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा मतदाता सूची संबंधी डेटा को ऐसे प्रारूप में जारी नहीं किया जाता जो आसानी से विश्लेषण के लिए उपयुक्त हों। इसके कारण राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को जांच पड़ताल में कठिनाई होती है। यदि डेटा पारदर्शी और उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध है, तो स्वतंत्र संस्थाएं और मीडिया भी चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रख सकते हैं, गड़बड़ी पकड़ने में मदद कर सकते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है संस्थागत विश्वास का चरण। चुनाव आयोग जैसी संस्था का भरोसा केवल उसकी संवैधानिक वैधता पर नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर टिका होता है। यदि जनता का विश्वास इससे उठने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। यही कारण है कि राहुल के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी मानकर टालना पर्याप्त नहीं, बल्कि इनकी निष्पक्षता और स्वतंत्र जांच होना आवश्यक है। इस मुद्दे का समाधान राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि ठोस प्रशासनिक और कानूनी कदमों से भी संभव है। चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदाता सूचियों को थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, तकनीकी साधनों से डुप्लीकेट और फर्जी नामों की पहचान करें और परिणामों को सार्वजनिक करें। मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी भी बढ़ाई जाए। वीवीपैट गिनती के दायरों को बढ़ाना, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना, ईवीएम की सुरक्षा को और मजबूत बनाना भी जरूरी है। लोकतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रहे। हिंदुस्तान का ये संपादकीय आयोग का हलफनामा। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण जो FIR अभी न्यूज़ में है, इसको लेकर जैसे तैसे खुलासे और दावे किए जा रहे हैं भी चिंताजनक तो है ही। चुनाव आयोग से अतिरिक्त सावधानी और पारदर्शिता की मांग भी करते हैं। शनिवार को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी भी योग्य वोटर का नाम उसे बिना नोटिस दिए उसका जवाब सुने नहीं हटाया जाएगा। निस्संदेह यह शपथ पत्र आश्वस्तकारी है। कोई भी देशभक्त और लोकतंत्र कामी नागरिक यही चाहेगा कि उसकी मतदाता सूची त्रुटि रहित हो, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, जनादेश को सभी पक्ष सम्मान करें। वैसे भी भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का आधार सिर्फ इसका विशाल मतदाता वर्ग नहीं, बल्कि छुटपुट शिकायतों के बावजूद सभी पक्षों द्वारा इसकी चुनावों की व्यापक निष्पक्षता को स्वीकारा जाना है। जनादेश का सम्मान करना और सत्ता का निर्बाध हस्तांतरण हो रहा है। इसलिए मौजूदा विवाद को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि इससे सभी जुड़े पक्षों को पूरी तरह गंभीरता से लेना चाहिए।
खासकर बिहार के नागरिकों की ये अहम जिम्मेदारी बनती है कि वे आयोग के साथ पूरा सहयोग करें। प्रारूप सूची के जारी होने के साथ ही एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। आयोग का दावा है कि राज्य की पंजीकृत पार्टियों को इसकी प्रतियां भी सौंप दी गई हैं। चुनाव आयोग ने इस अपने अतिरिक्त हलफनामे में बताया कि बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं ने अपने दस्तावेज नहीं दिए हैं, इसलिए 1 सितंबर तक वे अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने यह भी वचन दिया है कि सभी दावों का निस्तारण 7 कार्य दिवसों में किया जाएगा। जाहिर कि अगर विवादों का निपटारा नहीं हुआ तो एक बड़ी संख्या में लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठेगा कि विधानसभा में उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है, नागरिकता तय करना आयोग का अधिकार नहीं। तो क्या एक बड़ी आबादी बिना प्रतिनिधि की रहेगी? स्वाभाविक ही यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सिर्फ बिहार ही नहीं, देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब इसके अंतिम फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एसआईआर इतना विवादास्पद कभी नहीं होता अगर आयोग ने एन विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी कवायद शुरू न की होती। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया के समय पर सवाल उठा चुका है। यही नहीं, इस प्रक्रिया की अहम भागीदारी राजनीतिक दलों के साथ आयोग ने समन्वय के बजाय टकराव और का रवैया अपनाया है। जब खुद आयोग के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि चंद हजार मतों के फर्क से कई राज्यों में सरकार का भविष्य तय हुआ है। बिहार में तो 65 लाख वोटों का सवाल है। शायद यह पहली बार है कि जब देश में मतदाता सूची को लेकर इतने बड़े पैमाने पर सख्त शुबे जताए जा रहे हैं। यह वह भी तब जब हम डिजिटल युग में हैं। कई राज्यों में मतदाता सूची से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। अलग अलग पार्टियां द्वारा दस्तावेजी सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि इनमें बहुत सारे आरोप राजनीतिक या हार की खीज व वही से प्रेरित हों, मगर चुनाव आयोग का रवैया भी विवाद को सुलझाने वाला होना चाहिए, न कि उलझाने वाला। भारत चीन संबंधों की नई कक्षा। सुजान चिनॉय ये महानिदेशक MPIDSA। जुलाई की शुरुआत में मैं चीन की यात्रा पर था। इस दौरान मुझे भारत के बारे में बीजिंग की सोच को समझने के लिए वहाँ के कई रसूखदार लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। इसी दौरान मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के मौजूदा अमेरिका के प्रति चीन के रुख की झलक भी मिली। चीनी विद्वानी और बुद्धिजीवियों के बीच यह आम राय थी कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इनकी नीतियों ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। वह वैश्वीकरण की संकल्पना के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की मूल वजह टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है। साइबर प्रौद्योगिकी और कृत्रिम प्रौद्योगिकी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस जटिलता को और बढ़ा रही है। बीजिंग में लोगों का रुख अमेरिका के प्रति बाइडेन प्रशासन की तुलना में अधिक आक्रामक है और अपने को लेकर ज़्यादा आश्वस्तकारी था। व्यापक तौर पर यही धारणा थी कि अमेरिका अब पतन की ओर अग्रसर है। विडंबना यह है कि लोग ट्रंप की टैरिफ जंग और सौदेबाजी की उनकी प्रवृत्ति को चीन के हितों की रक्षा के लिहाज से एक बेहतर मौके के तौर पर देख रहे थे। जब चीन के वैश्विक नेतृत्व को लेकर मैंने उनका रुख जानना चाहा तो बीजिंग में इस बात जीरो सम अप्रोच दिखा। इस नजरिए में एक का लाभ दूसरे की हानि की कीमत पर होता है। उनका मानना है कि अमेरिका की अनिवार्य पतन पर ही वैश्विक नेतागिरी में चीन का अवश्यंभावी उदय निर्भर है। वहाँ सभी जगहों पर अमेरिका के प्रति स्पष्ट नाराजगी दिखी। उनका मानना था कि वाशिंगटन आज जो भुगत रहा है उसका वह हकदार है। चीनी विद्वान और विशेषज्ञ इस बात से आश्वस्त जान पड़ रहे थे कि दुनिया क्रमशः अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले दो खेमों में बटी हुई है। मौजूदा समय में भारत को यह मौका दे रहा है कि वह चीन के साथ हाथ मिलाने में हिचक न दिखाए। जहां भारत और चीन के रिश्तों की बात है तो इस पर कमोबेश आम सहमति दिखी कि पिछले अक्टूबर में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद संबंध सुधरे हैं।
हालांकि रास्ता अभी भी नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है, मगर उनका मानना था कि अभी जो काम सबसे जरूरी है वह है लाभदायक स्थिति बने, उसको बनाए रखा जाए और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम किया जाए। कई चीनी बुद्धिकों को मानना था कि लंबित मुद्दों और मतभेदों के बावजूद दोनों पक्षों को बाकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने चीन की इस दृष्टिकोण को दोहराया कि द्विपक्षीय संबंधों को किसी तीसरे देश की राय के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन और भारत को अपने आर्थिक संबंध गहरे करने चाहिए, जैसे कि एआई में ट्विन इंजन साझेदारी, साझा लक्ष्यों के लिए दोनों का मिलकर काम करना की संभावना पर बात होनी चाहिए। शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2023 में वैश्विक एआई गवर्नेंस पहल शुरू की थी। चीन ने हाल ही में संघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का मुख्यालय खोलने की दिशा में कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक बाह्य अंतरिक्ष एक और क्षेत्र है जहां दोनों पक्ष सहयोग कर सकते हैं। चीन के विशेषज्ञ संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स मंचों के जरिए द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक दिखाई दिए हैं। ऐसी खबरें हैं कि मोदी इस माह के अंत में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन जा सकते हैं। एक दूसरे में पनपी आम धारणाओं की बातें हुई। चीनी वार्ताकारों ने माना कि हाल फिलहाल में यह खाई चौड़ी हुई है। दुखद सीमा विवाद के अलावा पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती नज़दीकियों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहीं अधिक स्पष्ट दिखी थी, भारत में उसके प्रति नकारात्मक धारणा को और मजबूत किया है। उनका कहना था कि प्रतिद्वंदिता हमारी स्थायी नियति नहीं बननी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि वर्तमान भू राजनीतिक उतार चढ़ाव दोनों देशों को मौका दे रहे हैं, भी मिलकर काम करें। कुछ चीनी विशेषज्ञों का मानना था कि भारत के औद्योगिक विकास को किसी भी अन्य देश की तुलना में चीन के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी से अधिक फायदा मिलेगा। उनके मुताबिक ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद, परचेसिंग और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने में चीन मदद कर सकता है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद संबंधों में आई गिरावट से पहले भारत में चीन की अच्छी उपस्थिति थी। यह बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं से लेकर के बंदरगाहों, दूरसंचार, यहाँ तक कि दुर्लभ तत्वों व एल्यूमिनियम शोधक तक में दिखाई पड़ती थी। तीसरे देशों सहित चीन के साथ संबंधित ऊर्जा सहयोग पर भी जोर दिया गया। साथ ही ग्लोबल साउथ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी बात हुई। कुल मिलाकर भारत के प्रति बीजिंग का नजरिया सकारात्मक लेकिन अनिश्चितता दिखाई पड़ा। बीजिंग का रणनीतिक रूप से प्रभावशाली तबका भारत के साथ जुड़े किसी मुख्य मुद्दे पर झुके बिना द्विपक्षीय संबंधों की उलझन को सुलझाने के प्रति उत्सुक दिखाई दिया। हालांकि समानता के सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए भी कुछ लोगों ने अपने अहंकार का परिचय दिया। यह बात संकेत से कहीं अधिक मुखर होने सामने आ रही थी कि भारत को अब चीन की वैश्विक शीर्षता स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक खीस भरा नजरिया यह भी था कि भारत को हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक और अनुसंधान जहाज़ों की मौजूदगी या यात्राओं पर सवाल उठाने या उनको बाधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजिंग इसको अपनी बढ़ती भागीदारी और हितों के अनुरूप एक सामान्य गतिविधि मानता है। बीजिंग में जिस तरह से सोच मैंने देखी, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रैक 2 वार्ताएं गैर सरकारी व्यक्तियों में होने वाली मेल मुलाकात बेहद उपयोगी हैं, खासकर जब अमेरिका और चीन दोनों देश हमारे संबंधों की कड़ी परीक्षा हो रही है। भारत के लिए इस समय यही उचित होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इन दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना का कोई ऐसा तरीका तलाश है जिसमें किसी भी के साथ हमारी अपेक्षा बहुत बड़ी हुई न हो। तो इस प्रकार से एडिटोरियल बहुत शानदार ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।